हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब एकदम बढ़िया होंगे। अपनी प्रिपरेशन आप बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। और आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीएस पाठशाला में बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ रुचिका एंड हमने अब तक जो है अपनी जो सीरीज़ है यूकेपीएससी अपर एग्ज़ाम की वो हमने स्टार्ट कर रखी है। तो जितने भी आप नए बच्चे हैं मैं आपको बताती हूँ, ये जो यूट्यूब चैनल है ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मेनली है। जो बच्चे उत्तराखंड जो है आपको पता ही है हमारे हिंदी मीडियम में अवेलेबल होती है ना। अच्छा, हमें कंटेंट नहीं मिल पाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एकदम सफ़र करते हैं कि अगर हमें तैयारी करनी है, अगर यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी जैसी बॉडीज़ के लिए, तो उसके लिए हमें उत्तराखंड तो पढ़नी ही पड़ेगी, है ना। जिसमें से आपको पता है 40 मार्क्स का कहीं ना कहीं वेटेज यूके ट्रिपल एससी में रहता है और ऑन एन एवरेज यूके पीएससी में भी कहीं ना कहीं 30 के आसपास अराउंड करता है ना। तो उत्तराखंड तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ही, और उसके सोर्सेज हमें इतने अच्छे अवेलेबल नहीं है इंग्लिश मीडियम में। तो हमारी जो यूट्यूब चैनल है मेनली आप बच्चों के लिए ही है। तो आप जो है इस सीरीज़ को फॉलो करिए। इस यहाँ पे जो अब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जा रहा है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो हाँ, आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने यूकेपीएससी के जो 29 जून को एग्जाम हुआ था उसके हम जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। 25 क्वेश्चन करके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट जो है हमारा पार्ट 3 आ गया है। तो जितने भी नए बच्चे हैं आप उन पेपर्स को देख सकते हैं, है ना। तो क्यों देख रहे हैं इन पेपर्स को? क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में, है ना। तो क्यों देख रहे हैं? ताकि आगे आने वाले आपके जो पेपर हो, चाहे वो आरओ एआरओ हो, ठीक है, दोबारा से पीसीएस का आने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, पीसीएस हो, तो इन एग्जाम को अगर हमें क्लियर करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि जो यूकेपीएससी है इन दोनों को कौन कंडक्ट करती है? यूकेपीएससी बॉडी कंडक्ट करती है ना। तो इनका हमें माइंडसेट समझना है। तो एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है, किस तरह के क्वेश्चन अब वो पूछने में इंटरेस्टेड है ना। पहले के सालों में उन्होंने जितने पूछे उसके बाद उनका ट्रेंड चेंज हुआ है, माइंडसेट चेंज हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा? सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं पता चलेगा, हमें उसके लिए क्वेश्चन पेपर लगाने पड़ेंगे। उसके हिसाब से हमें अपनी जो प्रिपरेशन है उसकी तरफ हमें ढालनी पड़ेगी, है ना, टिल्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम इस पेपर को एकदम सीरियस होके सॉल्व करेंगे, है ना। और अटेंशन के साथ आप लोग सॉल्व करेंगे। हर एक सेक्शन को आप देखेंगे कि हिस्ट्री में से किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, साइंस से वो कितने किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। उत्तराखंड के तो खैर इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक टफ क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता है यूकेपीएससी में। फिर भी उनका वेटेज अच्छा होता है। जैसे यूके ट्रिपल एससी बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लेता है, तो फिर भी हमें देखना है तो किस तरीके क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। तो चलिए 75 क्वेश्चन से स्टार्ट कर, 75 हमने कर लिया था, 76 से हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आप, ये आपको साइंस से ही मिलेगा। जो बल्क मॉड्यूल है उन्होंने बोला है वो परफेक्टली रिजिड बॉडी है, मतलब ये गिवन है कि परफेक्टली रिजिड बॉडी है बल्क मॉड्यूल के लिए। तो उसमें अब हमें बताना है क्या सिचुएशन होने वाली है। तो सबसे पहले हम बताइए, जो मैं आपको बता देती हूँ, जो बल्क मॉड्यूल होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। बल्क मॉड्यूल इक्वल्स टू किसके होता है? ठीक है, चेंज इन प्रेशर, ठीक है, चेंज इन प्रेशर या फिर स्ट्रेस भी बोलते हो आप इसे, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। और ये जो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है इसको हम कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, जो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, न्यू माइनस ओरिजिनल, है ना, उसे डेल्टा वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइंस वाली क्लास में बहुत अच्छे से देखेंगे, है ना। अभी जो है इस क्वेश्चन के लिए हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला देख रहे हैं। तो अगर उसने बोला है परफेक्टली रिजिड है, रिजिड बॉडी उसमें गिवन है, तो इसका मतलब है जो वॉल्यूम है वो तो हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम हमारा जीरो हो जाएगा। तो अगर मेरा वॉल्यूम जीरो हो गया है तो कुछ भी अगर जीरो हो जाती है अपॉन में,
तो वो उसका आंसर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1/0 है तो वो क्या होती है, इन्फानाइट हो जाती है, ठीक है, उसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर भी फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। देखिए, विच 5 ईयर प्लान वॉज फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, कौन सा 5 ईयर प्लान जो है इंक्लूसिव ग्रोथ को बताता है। मैंने आपको पहले भी बोला है, बार बार बोला है, चिल्ला चिल्ला के बोला है कि यूकेपीएससी का फेवरेट टॉपिक है 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर प्लान से वो क्वेश्चन पूछते ही है, बहुत फेवरेट है। अब चाहे वो लोअर में, अपर में, ठीक है, आर में, किसी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए आप, ये आएगा। अब यूके ट्रिपल एससी जो है वो उनका भी फेवरेट टॉपिक है, लेकिन वो इस पे थोड़े फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अभी जैसे कांस्टेबल का पेपर था तो उसमें उन्होंने नेशनल बैंक से रिलेटेड उन्होंने फैक्ट बेस पे पूछा था कि कितने बैंक जो है नेशनलाइज हुए, है ना। तो अब इतना फेवरेट है तो चलो हम इसको एक बार तो हम इसका क्विक रिवाइज कर लेते हैं। चलिए मैं आपके लिए एक टेबल लेके आई हूँ, उस टेबल को हम फटाफट से देख लेते हैं, है ना। चलिए देखिए, इसमें मैंने सारे प्लान्स को एक जगह पे लिख दिया है ताकि आप लोग फटाफट से देख पाए। तो देखिए, जैसे फर्स्ट प्लान जो है वो 1951 से 56 में आया था। जो इकोनॉमिक्स की क्लासेस होती है ना, उसमें तो बहुत डिटेल वर्जन में हम करते हैं, इसे अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ इसका जिस्ट देख रहे हैं। तो चलिए, फर्स्ट प्लान 1951 में आया था और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, और इनका थीम था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थीम था। आपको पता ही है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में वो मेनली एग्रीकल्चर के ऊपर रिलाय थे, क्योंकि जो ज्यादातर पॉपुलेशन थी 90% वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में ही ऑक्यूपाइड थी, ठीक है, ऑक्यूपेशन उनका एग्रीकल्चर ही था। अर्बनाइजेशन तो धीरे धीरे बढ़ा, है ना। फिर ऐसे ही जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया तो उन्होंने देखा अरे हमने इंडस्ट्रीज तो छोड़ ही दी हैं, तो फिर वो किधर की तरफ शिफ्ट हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनका एम जो हो गया फिर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, है ना। फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर को उन्होंने साइड कर दिया। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान में बोला कि नहीं, अब हम दोनों को साथ में लेके चलेंगे, एग्रीकल्चर भी और साथ में इंडस्ट्रीज भी। तो इसमें उन्होंने लिया सेल्फ रिलायंस बनेंगे, किसमें, इंडस्ट्रीज में, है ना, और एग्रीकल्चर ग्रोथ भी लाएंगे। तो इसमें उन्होंने बैलेंस्ड प्लान वो लेके आए। फिर उसके बाद आपको पता है 1962 में क्या आ गई थी, इंडो चाइना वॉर हो गया था, है ना, इंडो चाइना वॉर हो गया था, जिसकी वजह से हमें प्लान हॉलीडे लाना पड़ा 1966 से 69, ठीक है, एनुअल प्लान आया यहाँ पे जो है जनता पार्टी आ गई थी। तो उस टाइम पे 1966 से मतलब एक साल आया, ठीक है, 66 से 67, फिर 67 से 69 एनुअल प्लान आया, ठीक है, वॉर और ड्रॉट की वजह से, है ना। फिर उसके बाद इस टाइम पे नेहरू की डेथ भी हो जाती है 1964 के आसपास में, है ना। और उस फिर नेक्स्ट फोर्थ प्लान जो है 1969 से 74 के पास में आता है ना। तो इनका जो एम था ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस रहता है, ठीक है, मतलब हम सेल्फ रिलायंस बोलेंगे, और नेशनलाइजेशन हुआ बैंक का, ठीक है। इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी वो मिसेस इंदिरा गांधी जो है वो पावर में आ गई थी, है ना। नेशनलाइजेशन हुआ बैंक का 1969 के आसपास में। फिर नेक्स्ट जो है फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है 74 से 79, इस टाइम पे भी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी ही थी। उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, ठीक है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम वो लेके आई थी, जैसे रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, शेल्टर क्लोथ एंड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ये उनके मिनिमम नीड्स प्रोग्राम थे। फिर उसके बाद आपको पता है जो बांग्लादेश का जो वॉर हुई थी 1974 के आसपास में, उसकी वजह से फिर रोलिंग प्लान आ गया था, ठीक है, और इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, है ना। तो रोलिंग प्लान आ गया था 1978 से 80 के बीच में। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो फिफ्थ प्लान था उसको रिप्लेस कर दिया था बीच में से ही, किसके द्वारा, जनता पार्टी के द्वारा, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि अब हम जो है ये 5 ईयर प्लान नहीं लेके आएंगे, तो रोलिंग प्लान कुछ लेके आएंगे, ऐसे उन्होंने बोला था। लेकिन फिर से क्या होता है, कांग्रेस फिर से पावर में आती है और फिर से जो 5 ईयर प्लान है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है ना। तो फिर सिक्स प्लान आया, ठीक है, 1980 से 84-5 के टाइम पे। तो उन्होंने बोला पॉवर्टी इरेडिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राजीव गांधी, है ना। तो आप देखिए सिक्स्थ प्लान में जो मेन है, और फैमिली प्लानिंग, रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है वो आया,
ये 6th प्लान था। फिर नेक्स्ट देखते हैं 7th प्लान में देखिए यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन और आगे हो गया है ना, ठीक है। 7th प्लान देखिए कब आया हमारा, 1985 से 90 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे मेन था वो था मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंट बनना, ठीक है। एक तरह से 7th प्लान जो था वो था एलपीजी के लिए, मतलब इसके लिए फाउंडेशन था, जो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन था, इस उनके लिए फाउंडेशन बना था ये 7th प्लान, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता है जो राजीव गांधी जी हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। और फिर नेक्स्ट जो है एनुअल प्लान आया था 1990 और 92 में, ठीक है। तो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। क्यों आया था? क्योंकि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, ये चैप्टर होता है इकोनॉमिक्स में, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ पे क्राइसिस आ गया था, ठीक है। हमारे पास जो है फॉरेक्स रिजर्व जो था, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व, ये मैंने आपको इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है फॉरेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, है ना, एक क्वेश्चन आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व में भागीदारी, पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा किसका है, ज्यादा से कम में हमें लगाना था, है ना। तो सबसे ज्यादा किसका था, जो हमें फॉरेन करेंसी जो हमें मिल रही थी, है ना, ठीक है ना। तो फिर इस टाइम पे 1990s के आसपास में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। तो जो मेन एलपीजी को लाने का जो मेन आर्किटेक्ट अगर हम बोलेंगे तो वो थे मनमोहन सिंह जी। तो उनका योगदान बहुत ज्यादा था इकोनॉमिक्स में, ठीक है। वो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। तो इसके बाद में जो 8th प्लान आया, तो 8th प्लान में आप देखिए, ठीक है, 8th प्लान में क्या था, मॉडर्नाइजेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने बात करी है, ठीक है। फिर लिबरलाइजेशन आ ही गया था उससे इस टाइम पे। 9th प्लान में क्या हुआ था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस और इक्विटी के ऊपर बात करी है। और 10th में किसके ऊपर बात करी है, फास्टर ग्रोथ, मतलब ग्रोथ करेंगे लेकिन फास्टर तरीके से, है ना। और 11th प्लान जो 2007 से 12 में आया था उसमें बोला था कि हम फास्टर ग्रोथ तो होगी लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ, ठीक है। ये पॉइंट क्वेश्चन यही था ना कि इंक्लूसिव ग्रोथ कौन से 5 ईयर प्लान से लिया है, तो वो है 11 5 ईयर प्लान से, ठीक है। तो जो 12th वाला है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें भी हमने फास्ट एंड सस्टेनेबल मोर इंक्लूसिव ग्रोथ एम रखा। फिर आपको पता ही है 2015 में नीति आयोग आ ही गया था, फिर कोई 5 ईयर प्लान हमारा नहीं आया, फिर उसको रिप्लेस कर दिया गया 3 ईयर एक्शन एजेंडा से। मतलब नीति आयोग की 3 बुक्स हैं, उसमें एक एक्शन प्लान और ये एक्शन एजेंडा जो है आप पढ़ेंगे, उनको इन 5 ईयर प्लान से रिप्लेस कर दिया है। तो आपको अब समझ आ गए होंगे, है तो बहुत ईजी क्वेश्चन, पेपर के टाइम पे याद नहीं आते हैं, है ना। तो ट्रिक के साथ पढ़ेंगे तो आपको जरूर याद आएंगे, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ेंगे तो जरूर याद आएंगे, ठीक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ किसमें था, 11th 5 ईयर प्लान। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो हमें इसमें से करेक्ट बताना है, ठीक है। देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है डायमेंशन, क्या वो k -1 होता है। सेकंड है कि तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन का डायमेंशन k -1 होता है और वॉल्यूम एक्सपेंशन का k -2 होता है, ठीक है। तो ये हमें जो है इसमें करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर है इसका दोनों ही होता है, ठीक है, दोनों ही इसके करेक्ट आंसर है, ठीक है। ठीक है, दोनों ही इसके करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये जो है यूज होता है थर्मल एक्सपेंशन में, ठीक है, इन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड हीट। इसको भी हम साइंस वाले चैप्टर में अच्छे से करते हैं, ठीक है, उसमें हम अच्छे से करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। चलिए हमें बताना है कि मिल्क जब कन्वर्ट होता है कर्ड में, दही में, तो उसका टेस्ट खट्टा हो जाता है, किसकी वजह से होता है, ठीक है, किसकी वजह से ये होता है। तो हमें पता है किसकी वजह से होता है, ये लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ये क्यों होता है, चलिए
देखिए आपको पता है जो मिल्क होता है, ठीक है, जो मिल्क होता है उसके अंदर लैक्टोज होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, लैक्टोज होता है, ठीक है। फिर उस लैक्टोज को फर्मेंटेड किया जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है, उसको फर्मेंटेड किया जाता है किसके द्वारा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा। अब ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस इसे बोलते हैं। इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, उस लैक्टिक एसिड से जो दही बन जाती है उसका जो टेस्ट है वो सोर हो जाता है, ठीक है, खट्टा हो जाता है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है लैक्टिक एसिड। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, द मॉडरेटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, क्या है, कौन सा मॉडरेटर है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडरेटर होता क्या है ना, मॉडरेटर होता क्या है। मैं आपको बताती हूँ, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, हीट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स लगाए जाते हैं, है ना। तो अब देखिए वहां पे हमें एक तरह से हीट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, तो अगर वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उस हीट को हमें कंट्रोल्ड भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए यूरेनियम है तो उसे हमें कंट्रोल्ड करने के लिए, उस हीट को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसको ठंडा भी तो करना पड़ेगा ना, है ना, कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसके लिए मॉडरेटर यूज होता है, ठीक है, उसके लिए मॉडरेटर यूज होता है। तो वो बोल रहे हैं इसमें से वो कौन सा न्यूक्लियर मॉडरेटर है जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ऑप्शंस ये पता होना चाहिए, अगर मुझे आंसर समझ नहीं आ रहा है तो मैं ऑप्शंस को देखूंगी, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन देखूंगी मैं ए, ठीक है, U2O, ठीक है, यूरेनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये जो है यूरेनियम ऑक्साइड ये यूज नहीं होता है। अरे अच्छा चलिए, इससे पहले ना ये ऑप्शंस रह गए, इनको भी मैं बता देती थी कि जब हम इन ऑप्शंस को देख रहे हैं तो ऊपर वालों को भी दिखाती हूँ मैं। जो एसिटिक एसिड है ये विनेगर में यूज किया जाता है, ठीक है, और ठीक है विनेगर में यूज होता है। साइट्रिक एसिड ये जितने भी खट्टे जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना हमारे, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया, ठीक है, तो साइट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, सिट्रस फूड, ठीक है, ठीक है, सिट्रस फूड, तो उसमें हमारा सिट्रिक एसिड यूज होता है, सिट्रिक एसिड होता है उसमें, ठीक है। और जो टार्ट्रिक टार्टेरिक एसिड जो है ये किस में होता है, ये ग्रेप्स में होता है, ठीक है, टैमरिंड, ठीक है, टैमरिंड में, ठीक है, टैमरिंड या ग्रेप्स में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये थे एसिटिक एसिड विनेगर में, ठीक है, और लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क में होता है, ठीक है। चलिए अब 80 क्वेश्चन के हम देखते हैं। 80 क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन ए, ये यूरेनियम ऑक्साइड है, इसे मॉडरेटर की तरह यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और जो सी ऑप्शन है Na2, ठीक है, ठीक है, सोडियम बाई ऑक्साइड ये भी नहीं यूज होता है। तो इसमें जो मेन है वो यूज होता है DTO, ठीक है, D2O, इसको कहते हैं हैवी वाटर, ठीक है। ये जो हैवी वाटर होता है ना, ये मॉडरेटर की तरह भी यूज होता है और कूलेंट के लिए भी यूज होता है, दोनों की तरह ये यूज होता है, ठीक है, हैवी वाटर। और ये हैवी वाटर ना नॉर्मल वाटर से अलग है, इसके लिए भी प्लांट लगता है, इसे बनाने के लिए भी, ठीक है। चलिए साइंस के जो है आप नॉर्मल क्वेश्चन मत सोचिएगा कि नॉर्मल क्वेश्चन दिए हैं, जब तक हम साइंस भी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन भी आप हिला नहीं सकते, ऑप्शन से आप एलिमिनेट करके पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए कि ताजमहल जो है उसका जो मार्बल है वो डिस्कलर्ड हो रहा है, ठीक है, लस्ट्रल हो रहा है, किसकी वजह से। तो किसकी वजह से होगा, ओजोन लेयर तो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये तो आपको पता है, ये स्ट्रेटोस्फेरिक में होता है, जैसे लेयर होती है ना, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है,
उसमें नहीं, उसकी वजह से तो नहीं होता है। मीथेन तो कोई रीज़न नहीं है कि हाँ उसकी वजह से आपका जो ताजमहल का मार्बल है वो डिसकलर्ड हो रहा। फॉग, फॉग तो यहाँ भी आता है ना, तो फॉग की वजह से भी नहीं है। तो मेन यहाँ पे जो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है वो है एसिड रेन। ठीक है, क्या है? एसिड रेन। अब देखिए एसिड रेन कैसे, चलिए तो एसिड रेन भी बताया जाए। देखिए जो एसिड रेन होता है ना उसमें हमारा सल्फ्यूरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, ये एसिड होता है। अब क्या होता है जब ये रिएक्ट करता है, ठीक है, ये जब रिएक्ट करता है मार्बल से, ठीक है, मार्बल क्या होता है? CaCO3, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, तो CaCO3 के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है? ये जिप्सम बनाता है। ठीक है, जिप्सम ये बनाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ही जो हमारा मार्बल है वो क्या होता है? डिसकलर होता है और लस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो मेन है एसिड रेन। ठीक है, मेन इज एसिड रेन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर 82, द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर फ्रॉम बेस टू टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन। ठीक है, जो ओजोन लेयर है उसकी जो थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस है, मान लीजिए ओजोन लेयर है, तो इसकी जो थिकनेस है उस एटमॉस्फेयर के अंदर वो हम किससे मेजर करते हैं? ठीक है, आपको पता है सबसे पहले तो ट्रोपोस्फेयर होती है, सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। तो ये वाली जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है, फिर थर्मोस्फेयर, मिजोस्फेयर, ठीक है, मिजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर ही आती है। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है इसमें हमारी ओजोन लेयर होती है। ठीक है, तो इसकी जो थिकनेस है उसको अगर हमें मेजर करना है तो किसमें करेंगे? चलिए देखिए, जो डेसिबल यूनिट है इसको तो साउंड, साउंड अगर हम मेजर करनी है तो डेसिबल यूनिट हमारी यूज होती है। ठीक है, और जो सेंटीग्रेड है ये आपको पता ही है, ये तो टेम्परेचर के लिए होता है। ठीक है, दिस इज फॉर मेनली टेम्परेचर, है ना। और एंगस्ट्रॉम यूनिट ये तो यूज नहीं होती है। तो जो डॉप्सन यूनिट है वो जो आपको ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है, डॉप्सन यूनिट, इस ये हमारी यूज होती है, ठीक है, ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 83 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है? The rate at which solar energy is stored in green plant to be used as food is called। जो सोलर एनर्जी है वो किसमें स्टोर होती है? ग्रीन प्लांट के अंदर वो स्टोर होती है। आपको पता ही है सोलर एनर्जी के थ्रू ही वो अपना खाना बना पाते हैं, है ना, जो प्लांट्स होते हैं। तो वो ग्रीन प्लांट में स्टोर होती है, ठीक है, फूड की तरह। तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, कहाँ पे वो स्टोर्ड होती है या फिर कौन उसको प्रिपेयर करता है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि खाना कौन बनाता है तो आप अगर ये आंसर देंगे कि आपकी मम्मी खाना बनाती है ना। अगर मैं बोलूँ कि खाना बनाता कौन है, फूड जनरेट कौन करता है, ठीक है, मम्मी तो नहीं करते, तो मेन कौन करती है? जो प्लांट्स होते हैं, है ना, जो प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाते हैं, तभी तो फ्रूट्स और ये जो पेड़ है ये चल पाता है। ठीक है, इनको फूड नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगे। तो जो हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसमें हमारे प्लांट्स आते हैं। ये हमारे फूड, जो सोलर एनर्जी जो स्टोर्ड होती है ग्रीन प्लांट में, जो फूड की तरह यूज होती है, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में यूज होती है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, सेकेंडरी नहीं है, टर्शरी नहीं है, रेस्पिरेशन तो नॉर्मल, ये ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट कर देना चाहिए। ठीक है, वो तो सांस लेने को बोल रहे हैं। चलिए 84 पे आते हैं। द इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नीदर हार्म नॉट बेनिफिटेड, उसको क्या कहेंगे? मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट मिल रहा है और दूसरे को ना तो कुछ हार्म हो रहा है, मतलब प्लस एंड जीरो वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, प्लस एंड जीरो वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे आप अपनी मम्मी से, मम्मी ने आपके लिए कुछ बनाया, ठीक है, कभी कभी मम्मी क्या होती है कि चलो बेटा ये ज़्यादा ही खाना बनाए, तो आपने तो खा लिया, ठीक है, और उसके बाद वो खाना यूज़ भी हो गया, है ना, जो मम्मी उसको फेंकने वाली थी
तो वो यूज भी हो गया, तो बेनिफिट भी हो गया और दूसरे को हार्म भी नहीं पहुंचा। तो इसमें से वो कौन सा, अब वो पूछ रहे हैं करेक्ट आंसर हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे करेक्ट आंसर पे हम जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है सिम्बोइसिस। ठीक है, सिम्बोइसिस जो है फर्स्ट है। तो सिम्बोइसिस का मैं आपको बताती हूँ। चलिए, सिम्बोइसिस देन कम्युनलिज्म, चलिए एक सिम्बोइज्म, ठीक है, कम्युनिज्म, ठीक है, पैरासिटिज्म और एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो सिम्बोइज्म में क्या होता है कि इसमें एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है ना, जैसे कि मान लीजिए एल्गी और फंगस के साथ, ठीक है, एल्गी एंड फंगस के साथ होता है, तो वो सिम्बायोटिक रिलेशन हमारा होता है। फिर इसमें सेकंड जो है वो मिलता है कम्युनिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक को तो बेनिफिट मिल रहा है, दूसरे को बेनिफिट, दूसरे को ना तो हार्म पहुंच रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो वेल होती है उसके ऊपर लगते हैं बार्कनिकल। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ। ठीक है, बार्निकल्स, ठीक है, बार्निकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेड फूड लेके आते हैं। ठीक है, फूड की तरफ पहुंच, एक्सेस टू फूड। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फूड को, ठीक है, और वो एक्सेस कर रहे हैं फूड को भी, तो इससे जो है वो जो वेल है वो तो अफेक्ट नहीं हो रही है, उसको कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो मेरे कम्युनिसेलिज्म में आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कम्युनिज्म, जिसमें ना तो एक को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरों को ना तो हार्म हो रहा है, ना ही उसको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, और पैरासिटिज्म में क्या होता है, इसमें प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट चलता है कि एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को हार्म पहुंच रहा है। जैसे आपके इंटेस्ट किसी आप में नहीं, किसी के भी इंटेस्टाइन में अगर टेप वॉर्म पहुंच जाए तो टेप वॉर्म को तो बेनिफिट हो रहा है, पर जो ह्यूमन है, वो जो इंसान है, उसको हार्म हो रहा है। जो होस्ट होता है ना, होस्ट, ठीक है, होस्ट कौन है, ह्यूमन की बॉडी, तो उसको हार्म पहुंचता है। ठीक है, पैरासिटिज्म। एक्सप्लॉइटेशन तो नॉर्मल एक इकोलॉजी का वर्ड है, ठीक है, कि एक्सप्लॉइटेशन कर, जैसे लायन ने किसी को मार गिराया तो वो एक्सप्लॉइटेशन के रूप में आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है, अब हमें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड ऑप्शंस दिए हैं, ये हमें बताने हैं। स्टेटमेंट दी है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से। ठीक है, क्या ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? यस। ठीक है, सेकंड है कि जो इनहेबिटेंट है यहाँ पे कौन कौन रहते हैं, जैसे स्नो लेपर्ड हो गया, मस्क डियर हो गई, ब्लू शिप हो गई, क्या ये रहती हैं? तो इसका आंसर है यस, दोनों ही हैं। तो आपको पता है जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ कहाँ पे है, चमोली में, पिथौरागढ़ में और बागेश्वर में वो आती है। ठीक है, उनको कुछ कुछ पार्ट्स में वो आती है। उसके बाद इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब लेके आए थे, 1988 के आसपास में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये आई थी। ठीक है, और 2005 में इसके अंदर जो वैली ऑफ फ्लावर है, ठीक है, नंदा देवी के अंदर जो वैली ऑफ फ्लावर है वो 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स हैं वो स्नो लेपर्ड है, मस्क डियर है। ठीक है, ये तो जो फ्लोरा फौनाज हैं ये तो बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत आराम से आती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसमें अगर कुछ छूट रहा है, मैं वही देख रही हूँ, कुछ और क्या बताया जा सकता है। बफर जोन, बफर जोन, वही है कि एक इसमें कोर जोन होता है, फिर उसके बाद बफर जोन होता है ना, कोर जोन होता है, बफर जोन होता है। कोर जोन रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, उसमें किसी को भी ऐसे अलाउड नहीं होता है जाना।
फिर उसके बाद बफर जोन आता है, फिर उसके लास्ट उसके बाद में जो है थोड़ा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वो करने देते हैं। तो ये हम थोड़ा इन्वायरमेंट का पार्ट है, इसमें हम थोड़ा भी डिस्कस नहीं करेंगे वरना क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। चलिए, हम इसमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आपको दे रखा है। ये भी आपका इकोलॉजी का ही क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। तो हमें इसमें मैच द फॉलोइंग करनी है। तो बायोमैग्निफिकेशन जो होता है वो किससे रिलेटेड है? बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। आप देखिए इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिसिपेशन किससे रिलेटेड है? पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। मैग्निफाइड हो रही, कुछ चीज बड़ी होती जा रही है, तो कंसंट्रेशन बिल्डअप एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, है ना। ये है ए का 3, तो ए का 3 तो सिर्फ एक में ही दिखाई दे रहा है, फिर 4 का B, C का 2, ठीक है, डी का 1। तो हम एक एक ऑप्शन को हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले देखिए बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। तो जो बायोमैग्निफिकेशन होता है वो होता है जिसमें हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन किसका? टॉक्सिक सब्सटेंस का, ठीक है। टॉक्सिक सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे डीडीटी हो गई, मरकरी हो गई, ठीक है। वो मान लीजिए किसी फिश ने खाई, ठीक है, किसी फिश ने कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस जो है उसकी बॉडी में बन गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर जो यूज़ होते हैं वो कहाँ जाते हैं? बह बह के सब कहीं ना कहीं रिवर में, नालों में जाते हैं, ठीक है। फिर वो ओशन में जाते हैं, तो वहाँ से फिश पकड़ी जाती है, तो फिश भी तो वही खाएगी ना। तो फिश के अंदर वो टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं, तो वो फिर कौन खाएगा? ह्यूमंस खाएंगे, है ना। तो ऐसे करके ये मतलब छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, फिर उस बड़ी मछली को इंसानों ने खा लिया, है ना, ह्यूमंस ने खा लिया। तो ट्रॉपिक लेवल क्या हो रहा है इसमें? ट्रॉपिक लेवल के साथ वो कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ता जा रहा है ये टॉक्सिक सब्सटेंस को, तो उसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन, ठीक है। प्रिसिपिटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन, इसमें क्या होता है देखिए बच्चों कि जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं ना, ये जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, क्या होते हैं? ये छोटे छोटे मैटर्स, छोटे छोटे पार्टिकुलर मैटर्स, ठीक है, जो टाइनी मैटर्स होते हैं। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पार्टिकल्स में से बोल सकती हूँ, स्मॉल पार्टिकल्स। कितने स्मॉल पार्टिकल्स? जैसे डस्ट हो गई, है ना, डस्ट हो गए, केमिकल ड्रॉपलेट्स हो गई, इतने छोटे पार्टिकल्स की जिन्हें हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। इनका साइज जो है जैसे PM 2.5 होता है और PM 10, ठीक है, PM 10 के आसपास में इन्हें लिया जाता है। तो जो PM 2.5 होता है वो तो ज़्यादा हार्म होता है, ज़्यादा हार्म होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज है 0.25 से थोड़ा कम होता है, ठीक है, 0.25 के अंदर होता है। अब PM तो इतने हार्मफुल ये पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं। तो इनको क्या किया जाता है, जब ये केमिकल इंडस्ट्री या फिर किसी भी इंडस्ट्री से जब ये निकल रहे होते हैं ना, उससे पहले ही इन्हें कैप्चर कर दिया जाता है, और इन्हों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब एक प्लेट होती है, उस प्लेट में उनको उस प्लेट से इन्हें गुजारा जाता है। तो जो पार्टिकुलर मैटर्स होते हैं ना, वो मैटर्स है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उस पर चिपक जाते हैं। तो ऐसा होता है कि वो उस पर चिपक जाते हैं, और फिर बाद में उसको इलेक्ट्रिसिटी को बंद करके फिर उनको कलेक्ट कर लिया जाता है ना। तो ताकि वो हमारे एयर में जाए ही ना, उससे पहले ही उन्हें कलेक्ट कर ले, है ना। तो उससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बच जाता है, ठीक है। तो इसे इसलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आप देखिए लैंडफिल, ठीक है। लैंडफिल क्या होता है बच्चों? लैंडफिल क्या होता है? जैसे सॉलिड वेस्ट होते हैं ना, तो उन वेस्ट को जो लैंड होता है ना उसके अंदर खोद के डाल दिया जाता है, ताकि वो क्या होता रहे, मतलब जो हमारी लैंड है उसके अंदर ही वो फर्टिलाइज्ड होता रहे, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर तो आपको पता है क्या है, ओजोन से रिलेटेड है, सिंथेसाइज ऑफ ओजोन, ठीक है, सिंथेसाइज ऑफ ओजोन, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ मतलब ओजोन का सिंथेसिस करना। इसका मतलब है कि जो यूवी लाइट्स हैं उनके एक्शन में जब हमारे जो ओजोन O2 पार्टिकल्स हैं और O2 मॉलिक्यूल्स हैं वो जब आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये सब हमारा मिक्स दिया है उन्होंने, है ना। आपको कितना नॉलेज है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, स्टैटिक आपने अच्छे से पढ़ा है, तब आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन वैसे तो इजी था, अगर आपको एक भी ऑप्शन आ रहा था तो वो
हम उस आंसर करेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो लाइट है क्या वो ट्रेवल करती है फास्टर इन एयर देन द वाटर? यस, हमें पता है सबसे ज्यादा वैक्यूम में सबसे तेज लाइट जो है वो ट्रेवल करती है, फिर उसके बाद आती है किसमें? एयर में, फिर उसके बाद वाटर में। ठीक है, ये लाइट ऑफ स्पीड है। फिर नेक्स्ट है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ना आपको, जो ऐसे करके बैंड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर में ज्यादा होता है। ठीक है, वो बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के अंदर ज्यादा होता है, किससे? वाटर से। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये गलत है। ठीक है, इन्होंने अपोजिट बोल दिया है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वाटर का वो ज्यादा होता है किससे? एयर से। ठीक है, किससे? एयर से। क्यों? जितनी स्लो वाटर क्या होता है? एक स्टिल बॉडी है ना। एयर क्या है? ये आपके आसपास में एयर ही तो है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं, है ना, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो वाटर जो है उसके अंदर से अगर कुछ भी पार्टिकुलेट अगर जितनी अगर पास करेगा तो उसको टाइम लगेगा, है ना। स्पीड उसकी एक तो स्लो हो जाएगी, है ना, स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा बड़ा बनता है। ठीक है, वो ज्यादा बड़ा बनता है, मतलब वो ज्यादा क्या बोलते हैं? एंगल ज्यादा बनाएगा। ठीक है, बैंड ज्यादा होगा। जो लाइट है वो उसकी बेंडिंग ज्यादा होगी। ठीक है, मोर बेंडिंग ऑफ लाइट। तो इसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। हमें करेक्ट हायरार्की बतानी है प्लांट के क्लासिफिकेशन की। ठीक है, जो प्लांट है उसका क्लासिफिकेशन की हमें करेक्ट हायरार्की बतानी है। तो आंसर तो आपको इसको पता ही चल गया होगा कि इसका आंसर है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑर्डर है। लेकिन इसमें दो चीजें भी आती हैं, जैसे कि सबसे पहले किंगडम, है ना, फिर आता है फाइलम, जिसे हम क्लास भी, जिसे हम डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, डिवीजन ही बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है क्लास, फिर ऑन ऑर्डर्स ऐसे ही ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, है ना। तो ऐसे ये हमारा हायरार्की होती है। इसमें ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस का नहीं है। ये होता कैसे है ये था, है ना। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है ना। वक्फ अमेंडमेंट बहुत न्यूज में रहा था ये। तो आप वो बोल रहे हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल था जो अप्रैल 2025 में इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसमें से वो क्या है। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि वक्फ होता क्या है। चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, क्या समझते हैं आप इससे, वक्फ से? तो देखिए वक्फ क्या होता है, जब कोई भी मुस्लिम पर्सन है तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को जब वो क्या करता है, दान में दे देता है ना, दान में दे देता है। जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, उसकी कोई लैंड हो गया, उसकी कोई शॉप हो गई, है ना, उसको उसने दान में दे दिया। किस लिए देता है वो दे सकता है किसी धार्मिक काम के लिए, है ना, वहां पे मदरसा खोलने के लिए, स्कूल्स के लिए वो दे सकता है। तो वो जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है, उसको ही कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसकी देखरेख कौन करता है ना। तो इसकी जो देखरेख है वो वक्फ बोर्ड करता है। कौन करता है? वक्फ बोर्ड। ठीक है, हर स्टेट का अपना वक्फ बोर्ड होता है, मतलब उत्तराखंड का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, है ना। तो सबका अलग अलग बोर्ड होता है। तो इन सबका जो लैंड हो गया, शॉप हो गया, तो इन सबका प्रावधान कौन देखता है? वक्फ बोर्ड देखता है। अब अमेंडमेंट बिल क्या बोल रहा है वो हम देखते हैं। ठीक है, अमेंडमेंट बिल देखिए आप। ठीक है, अमेंडमेंट बिल ये बोल रहा है, और क्वेश्चन यहीं से आया है ना, कि वो बिल क्या बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले है अमेंडमेंट बिल, सबसे पहले बोलता है कि हमें इनका डिजिटल रिकॉर्ड रखना है। ये जितने भी प्रॉपर्टी हैं इन सबका डिजिटल रिकॉर्ड होना चाहिए। डिजिटल रिकॉर्ड मतलब कि कितना लैंड जो है वक्फ के अंदर आ रहा है, वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है ना। सेकंड था मतलब इसका एक डिजिटल रिकॉर्ड, मतलब एक ऑनलाइन पोर्टल हो, उस पे ये सब प्रॉपर्टी जो है कितनी है ये सब उसमें मेंशन हो। सेकंड उन्होंने बोला इस बिल के अंदर कि कोई भी अवैध संपत्ति है, अवैध संपत्ति, ठीक है, अवैध मतलब कि जो इलीगल है ना, तो उसको क्या करें, मतलब इंक्रोचमेंट
कंट्रोल, मतलब कि जो भी अवैध है, अगर किसी ने वक्फ की जमीन पर कब्जा किया है तो इलीगल तरीके से, तो उस पे क्या होगा, लीगल एक्शन किया जाएगा। ठीक है, लीगल एक्शन किया जाएगा। अगर किसी ने, तो क्या हुआ, इंक्रोचमेंट कंट्रोल, इंक्रोचमेंट कंट्रोल। इसका मतलब क्या है कि जो भी अवैध संपत्ति है ना, तो उसको अगर वो जो जमीन है उसको इलीगल तरीके से अगर लगाया गया है, रखा गया है, तो उस पे जो कानून है वो काम करेगा, है ना, कानून उस पे काम करेगा। तीसरा था कि हमें गवर्नमेंट ने बोला कि ट्रांसपेरेंसी चाहिए, किसमें, जो भी आप लैंड आप ले रहे हो वो उसका आप सही से यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसकी ऑडिटिंग सही से हो, है ना। ऑडिट पता है ना आपको कि उसका जो लेखा जोखा है वो देखना है कि हाँ उसका सही इस्तेमाल हो रहा है उस लैंड का। थर्ड था कि अगर जमीन, जो भी आप जमीन है वक्फ के अंदर जो जमीन आ रही है उसको आप बेच रहे हो या फिर आप उसको खरीद रहे हो, तो वो सब के लिए आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये सब था वक्फ के अंदर। तो अब आप जो है ऑप्शंस देखिए जरा, चलिए फटाफट से हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, क्या प्राइवेटाइजेशन करना है वक्फ प्रॉपर्टी को, ये एम था क्या, इसमें लिखा ना क्या एम है, तो प्राइवेटाइजेशन तो नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड है क्या हमें ट्रांसपेरेंसी और बेटर गवर्नेंस लेके आना है वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर। हाँ, ये हमने भी पढ़ा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और अच्छे तरीके से उसको गवर्न किया जाए, यही जो है वक्फ, किसको, वक्फ प्रॉपर्टी को, ये बिल के अंदर आता है। क्या ये था अबॉलिशिंग करना है वक्फ बोर्ड को, नहीं, ये भी नहीं हमने पढ़ा। नेशनलाइजेशन करना है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, नहीं। तो आंसर क्या था इसका, बी। ठीक है, बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, वो बता रहे हैं कि जो यूनियन कैबिनेट है 2025 में, उन्होंने एक प्रोग्राम है उसको अप्रूव्ड किया है ताकि जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनको डेवलप किया जा सके। ठीक है, डेवलप किया जा सके। तो जो इंडिया के बॉर्डर एरियाज हैं, इंडिया के जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि वो कौन सा प्रोग्राम है, तो कौन सा प्रोग्राम है वो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड। तो चलिए हम इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि क्या होता है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो चलिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो वाइब्रेंट विलेज है ये आया कब था। तो ये आया था फर्स्ट, पहले ये स्टार्ट कब हुआ था, है ना, स्टार्ट कब हुआ था, तो कब स्टार्ट हुआ था ये 1 फरवरी 2022 को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आया था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आया था, सिर्फ वाइब्रेंट विलेज की बात हो रही है, बिना वाइब्रेंट विलेज की। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फर्स्ट और सेकंड की नहीं। तो स्टार्ट हुआ था 1 फरवरी 2022 से और ये लॉन्च हुआ था, इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो है 13 फरवरी 2023। 13 फरवरी 2023 को इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया इंडिया के अंदर। और कहाँ से लॉन्च हुआ था ये, अरुणाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के कुबूती, ठीक है, किबिथो, ठीक है, क्या था, किबिथो। ठीक है, होपफुली आपको ये दिख रहा होगा किबिथो, वरना मैं दूसरा पेज लेती हूँ। ठीक है, किबिथो कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, वहां से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया था 13 फरवरी 2023 से। तो पहले इसमें मेनली जो इंडो चाइना बॉर्डर था उस पे ही फोकस कर रहे थे। ठीक है, फिर जब इसका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फर्स्ट आया तो उसके अंदर कौन कौन से आए, अब सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं था, अब उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, है ना, और हाँ, लद्दाख, ये सब रीजन जो है वाइब्रेंट विलेज के वन के अंदर आ गया। ठीक है, हमारा जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया। तो उसके बाद जब इसका सेकंड वाला लॉन्च हुआ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड, तो उसके अंदर सिर्फ सेकंड वाले में किसको लेके आए, जो हमारा ये वाला जो बॉर्डर था जो पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, इन सबको जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के अंदर लेके आए। ठीक है, तो ये हमने जान लिया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बताइए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है पोषण पखवाड़ा का। ठीक है, जो अप्रैल 2025 में लॉन्च हुआ है। तो चलिए पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये आपने कुछ सुना सा लग रहा होगा पोषण, तो आपको पता है पोषण पखवाड़ा जो है वो पोषण अभियान के अंदर ही आता है ना, पोषण अभियान के अंदर ही आता है ना। तो
पोषण अभियान आपको पता होगा, उसमें क्या होता है कि बेसिकली ये अवेयरनेस क्रिएट करना था माल न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन को लेके, हेल्दी ईटिंग हैबिट को लेके, है ना। तो किसके लिए था ये, जो मदर होती है उनके लिए, मदर के लिए और उनके बच्चे या फिर बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। तो ये था पोषण अभियान का मकसद कि माल न्यूट्रिशन जो है दूर करना है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अब क्या है, अब इसका नाम जो है ये सेकंड अपग्रेडेशन ले लिया है पखवाड़ा का। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं अब फर्स्ट, जैसे आप देख रहे हो ऑप्शन, टू प्रमोट योगा एंड फिटनेस, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। सेकंड, इंप्रूव न्यूट्रिशन अक्रॉस इंडिया स्पेशली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप बताइए इसरो के मॉड्यूल, इसरो ने एक मॉड्यूल जो है, ये क्वेश्चन पहले तो आपको समझ आना चाहिए वरना ये आप कर ही नहीं सकते हो। इसरो ने एक मॉड्यूल जो है दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर वो आया। एटमॉस्फेयर आप समझ रहे हो कि अर्थ है, उसकी अपनी एटमॉस्फेयर है ना, तो उसके अंदर वो मॉड्यूल आया और उसके बाद उसने किसको इम्पैक्ट किया, उसने इम्पैक्ट किया इंडियन ओशन को। तो वो कौन सा, वो उस मॉड्यूल का नाम बताओ, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मॉड्यूल है वो इसरो का, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर है पोएम 4, ठीक है, इसका आंसर है पोएम 4। तो क्या है इसका मतलब, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पेलोड ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल, पेलोड, ठीक है, पेलोड ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल, ठीक है, एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल, ठीक है। तो चलिए फिर इसका अब इसका आंसर देखते हैं, मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। चलिए इसका आंसर, इसके बारे में एक बार हम जानते हैं। चलिए फिर हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो पोएम 4 इसका जो है करेक्ट आंसर है, मैंने आपको बताया पेलोड ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, है ना। तो होता क्या है कि आप देखिए, आपने रॉकेट देखा होगा, अगर आपने रॉकेट देखा हो तो उस रॉकेट में क्या होता है, स्टेजेस होती हैं, ठीक है, स्टेजेस होती हैं। तो ये स्टेजेस जैसे 1 स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, है ना। तो ये वाली जो होती है लोअर स्टेज होती है और इसको बोलते हैं अपर स्टेज, ठीक है, अपर स्टेज होती है। और इसके ऊपर जो है ये वाली जो स्टेज होती है, यहाँ पे सैटेलाइट होता है ना। तो अब क्या होता है कि जो बचा हुआ पार्ट है, मान लीजिए ये वाला जो लोअर स्टेज है, ये इसको अर्थ से स्पेस में ले जाने का काम करती है, फिर ये वाला स्टेज हट जाता है। फिर जो अपर स्टेज होती है वो ऊपर जाती है स्पेस के अंदर और उस स्पेस में वहां सैटेलाइट को वो छोड़ देती है, ठीक है, उसने सैटेलाइट को छोड़ दिया। फिर बाकी ये वाला जो स्टेज है ये ऊपर ही रहती है। तो अब ये वाला स्टेज अगर ऊपर ही है, ये तो खाली हो गई अब, है ना। तो एक तरह से ये स्पेस में क्या कर रहा है, कूड़ा करकट कर रहा है ना वहां पे। तो इसको फिर से इस्तेमाल करने के लिए इसरो ने क्या काम किया कि ये जो पोएम है, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको उन्होंने लैब की तरह काम करवाया है, ठीक है। मतलब इससे, इसमें क्या किया उन्होंने कि इसका रीयूज किया है। कैसे रीयूज किया है, इसके अंदर उन्होंने 2-3 चीजें लगा दी, जैसे उन्होंने बैटरी लगा दी, है ना, बैटरी लगा दी, उन्होंने पावर के लिए सोलर पैनल्स लगा दिए और सेकंड फिर इसमें कंप्यूटर लगा दिया, ताकि वो कंप्यूटर काम क्या होता है, ताकि वो इससे कंट्रोल कर सके, है ना। एंटीना लगा दिया, एंटीना लगा दिया ताकि अर्थ, स्पेस से अर्थ तक सिग्नल पहुंच सके, कांटेक्ट हो सके, है ना। तो ये इसका काम था। तो अभी क्या हुआ, जो ये वाला सैटेलाइट था पोएम 4, तो ये क्या हुआ, वापस आया हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आया और इंडियन ओशन में जाके ये गिर गया, ठीक है। तो इसने जो है अपना अच्छा काम किया, तो एक तरह से ये रीयूज हुआ, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है यूकेपीएससी के द्वारा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब है 6th क्वेश्चन, आप देख सकते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट है 2025 में उन्होंने क्या बोला कि जो आरआरबीज हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, वो 1 स्टेट 1 आरआरबी इनिशिएटिव के अंदर आए, ठीक है। तो देखिए ये बोला जा रहा है कि 1 स्टेट और 1 आरआरबी होगा। तो कितने रीजनल रूरल बैंक्स को जो है मर्ज किया गया है, कितने किया गया है, 26, ठीक है। अभी 26 आरआरबीज जो है उनको मर्ज किया गया है। तो चलिए हम इसका
डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि क्या है ये फटाफट से। चलिए देखिए, हर एक मतलब कि जो आरआरबी है रीजनल रूरल बैंक, हर स्टेट में दो तीन है। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में 2 है, ठीक है, 2 आरआरबीज हैं। जैसे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक हो गया, दूसरा हो गया नेशनल अल्मोड़ा क्षत्रिय बैंक, ठीक है, नैनीताल अल्मोड़ा क्षत्रिय बैंक, और एक है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया और इन दोनों को मर्ज करके एक बैंक बना दिया, उस दोनों का नाम रख दिया उन्होंने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो रख दिया देहरादून में, हेड ऑफिस इसका देहरादून में है। साथ के साथ इसको देख कौन रहा है, एक बड़ा जो है वो इसकी मॉनिटरिंग करेगा, है ना। तो स्पॉन्सर बैंक कौन है इसका, वो है एसबीआई, ठीक है, स्पॉन्सर बैंक कौन है इसका, एसबीआई, ठीक है। तो अब आप देखिए क्योंकि ऐसा उन्होंने बोला कि जो ये इतने सारे अलग अलग मान लीजिए एक स्टेट में 2 आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक। अब देखो दोनों का काम तो एक ही है, लेकिन अलग अलग बैंक होने के कारण, एक नैनीताल अल्मोड़ा क्षत्रिय बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो मेन काम है उस पर फोकस नहीं हो पा रहा था, जो लोग मे बी फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो पा रहा था, है ना। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, हम एक ही बैंक बनाएंगे। तो उससे क्या होगा, लोगों को एक एंश्योरिटी रहेगी कि हाँ एक रीजनल रूरल बैंक है, हमें वहीं पे जाके खाता खुलवाना है। ग्रामीण के लोग हैं, विलेज के लोग हैं, वो अपना यहाँ पे लोन ले सकते हैं इजिली। मे बी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हो, है ना। तो इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि सिर्फ एक रीजनल रूरल बैंक बनाया जाएगा हर एक स्टेट में। तो उन्होंने नारा दिया, एक स्टेट एक आरआरबी, ठीक है, एक स्टेट एक आरआरबी। तो इसका मैंने आपको आंसर बता दिया है, 26 रीजनल रूरल बैंक थे जिनको मर्ज किया गया है, ठीक है। चलिए वापस से अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे। देखिए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। की फोकस एरिया क्या है विकसित भारत यात्रा का, क्या किस पे फोकस किया भाई इन्होंने, जो विकसित भारत यात्रा कराई उसका क्या फोकस था, ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन उन्होंने दी, कौन से एरिया में उन्होंने इंफॉर्मेशन पहुंचाई। तो आप देखिए जो विकसित भारत यात्रा, आपको नाम से समझ आ रहा है क्योंकि कोई यात्रा है जो चलाई गई किसके लिए, विकसित भारत का विकास करने के लिए, है ना। तो ये वाली जो यात्रा है, चलिए तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं विकसित भारत यात्रा में। तो आपको पता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और ये कब स्टार्ट हुई थी, ये शुरू हुई थी 15 नवंबर 2023 से, है ना। 15 नवंबर 2023 से ये शुरू हुई है विकसित भारत यात्रा। 15 नवंबर 2023 कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई है, 15 नवंबर, मतलब कि जब जनजातीय दिवस होता है, ठीक है, जनजातीय दिवस जब होता है वहां से ये उस दिन ये स्टार्ट हुई है, ठीक है। और कहां से ये शुरू हुई है, झारखंड के कुंती डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, झारखंड के कुंठी डिस्ट्रिक्ट से। कहां से, झारखंड के कुंती डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, क्योंकि ये जब जनजातीय दिवस पे शुरू हुई तो फिर एरिया भी कोई होना चाहिए। तो इसका काम क्या था, इसका काम था ये विकसित भारत यात्रा की जो दूर दराज गांव है वहां पे जाके गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बताया जाए, है ना, उसका प्रचार किया जाए। जैसे उज्ज्वला स्कीम हो गई, हर घर योजना स्कीम हो गई, तो उन सबका प्रचार किया जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि आप जो है इस स्कीम का बेनिफिट लीजिए, ठीक है। तो इस यात्रा को कैसे पहुंचाया गया, उन्होंने क्या ली, एक वैन ली, है ना, जिसको कहा ऑडियो वीडियो वैन। एक वैन से चलाता है ना, जैसे आप वो सुबह उठ के देखता है स्वच्छ भारत का इरादा करिए हम, तो ऐसे ही ऑडियो वीडियो वैन चला दी, है ना, जिसमें वीडियो दिखाई जा रही है, आवाज आ रही है, बताया जा रहा है। तो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम ये चलाया गया, ठीक है। तो ये था विकसित भारत यात्रा। कब स्टार्ट हुई मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो चलिए चलते हैं, भाई ये तो बहुत परेशान करता था ना, स्वच्छ भारत का इरादा, अगर आप सो रहे हो तो भाई सुबह 7 बजे आके पहुंच जाएंगी गाड़ी आपको उठाने के लिए। अलार्म बेल तो हुई है, पर अच्छी चीज है, वेरी नाइस है, इससे अवेयरनेस क्रिएट हुई है जब से वो आया है। चलिए फिर 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। आप बताइए कि स्टेटमेंट आपको बताना है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या कारण है, ठीक है। तो इनमें से कौन से जो करेक्ट है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पूछा है, अच्छा उसका आंसर नहीं दिया क्या, 7 का आंसर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं विकसित भारत यात्रा का आंसर क्या होगा। क्या बताया उन्होंने, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में उन्होंने जागरूकता फैलाई, है ना, अवेयरनेस कराया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 8th क्वेश्चन।
बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या कारण है ना। पहला ऑप्शन देखिए आप, फर्स्ट ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या लिखा है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन। क्या ही लग रहा है आपको थोड़ा कि हाँ हैबिटेट लॉस हो रहा है, अगर हैबिटेट लॉस हो जाए, फ्रेगमेंटेशन हो जाए, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है एनिमल और प्लांट्स के एक्सटेंट होने का। सेकंड, ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर देना, क्या वो एक कारण है। थर्ड, कि स्पीशीज जब खत्म हो जाए, एक्सटेंट हो जाए, तो जो प्लांट है, एनिमल स्पीशीज है, वो उससे जुड़े हुए नहीं होते हैं। डू नॉट लिखा है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। डू नॉट बिकम एक्सटेंट, ठीक है, वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते, इसलिए वो लुप्त नहीं होते। तो देखिए पहला सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो हम पहले देख लेते हैं हैबिटेट लॉस का मतलब क्या हो। जैसे मान लीजिए जंगल कट गए, तो जब जंगल ही कट जाएंगे तो वहां के जो प्लांट है और एनिमल्स है, तो उनका घर छिन गया है ना, हैबिटेट लॉस हो गया। हैबिटेट मतलब कि जहां वो रहते हैं वो खत्म हो गई जगह। डैम बना दिया मान लीजिए, है ना, तो हैबिटेट लॉस हो गया। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ है कि अब देखिए आप, जैसे डैम बना दिया, डैम इस एरिया में बनेगा, है ना, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे जंगल है, इस वाले एरिया में फ्लाईओवर निकाल दिया मान लीजिए, है ना। जैसे हम देखते हैं राजा जी नेशनल पार्क हो गया, या फिर आप यहाँ पे चले जाइए डार्क काली मंदिर साइड में, उधर भी तो आप देखिए जो फ्लाईओवर सब बना देते हैं, तो इधर पे जंगल है या इधर पे जंगल है, तो आप बताइए यहाँ शेर रह रहा है, अब शेर जो है इधर तो नहीं जा सकता जल्दी से, है ना, हंट करने के लिए, तो उसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा हंटिंग का। तो एक तरह से ये भी कारण है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी खत्म होने का, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, अगर हम बहुत ज्यादा ओवर यूज कर ले किसी भी रिसोर्सेज का, हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दे, मान लीजिए कि ओशन में से एक पॉन्ड है, वहां से हम फिश ले रहे हैं, ठीक है, तो हम ज्यादा ही फिश जब वहां से ले लेंगे तो वहां की जो मछलियां हैं वो तो खत्म ही हो जाएंगी, है ना। तो ये भी एक कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। थर्ड जो है वो बोल रहे हैं कि एक स्पीशी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आपने एक फूल तोड़ दिया, सॉरी, ठीक है, मान लीजिए आपने एक फूल जो है फूल वहां से अब चला गया है, तो अगर उस फूल को ही हटा देंगे तो उस पे आने वाली बटरफ्लाई, बीस, मधुमक्खियां जो यहाँ से शहद ले रही थी, अब वो ले नहीं पाएंगी, तो वो क्या हो सकती है, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको पेट भरने का सोर्स ही खत्म हो गया, है ना। तो थर्ड तो नहीं है, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड का है, सी में दिख रहा है, तो 1 and 2 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं आप। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए आप, साइंस का क्वेश्चन है ये। देखिए आप, इसमें हमें ये बताना है कि नॉर्मल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स होते हैं, है ना, तो वो नॉर्मल सेल्स जो है कैंसेरियस सेल्स के अंदर तब्दील हो जाता है, मतलब कैंसर सेल्स बन जाते हैं, है ना। तो वो किस एजेंट की वजह से जो है वो नॉर्मल सेल से कैंसर सेल्स में तब्दील होता है, तो एजेंट का नाम पूछा उन्होंने, तो इसमें एजेंट का नाम है, देखिए, एलर्जी और एड्स तो मैं पहले ही एलिमिनेट कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है एड्स जो है वो HIV डिजीज की वजह से जो है होने वाली एक बीमारी है ना, ये HIV की वजह से होती है ना। और उसके बाद जो एलर्जी है वो तो आपको नॉर्मली पता है, इम्यून सिस्टम अगर आपका अच्छा नहीं है, आपको फूड एलर्जी हो गई कुछ खाने की वजह से, तो वो एलर्जी अलग है, इससे कैंसर सेल नहीं बनता है ना। फिर आता है मेटास्टेसिस, ठीक है। तो मेटास्टेसिस क्या होता है कि जब आपका सेल कैंसर सेल बन चुका है, मतलब अब कैंसर सेल्स ऑलरेडी बन गए हैं, मान लो ट्यूमर हो गया है बॉडी, सर के अंदर, ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो गया, तो वो ट्यूमर जो है वो ब्लड के थ्रू या फिर किसी के भी वजह से लंग्स के अंदर पहुंच गया, अब लंग्स के अंदर ट्यूमर्स बनने लगे, तो वो काम कौन करता है, ये मेटास्टेसिस करता है ना। तो ये भी इसका ऑप्शन है, ये भी एजेंट नहीं है, ये तो भाई ट्रांसफर कर रहा है ना। तो अब आता है कार्सिनोजन, ठीक है, कार्सिनोजन, तो ये एजेंट है जो क्या करता है, नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में तब्दील करता है, ठीक है। कैसे करता है, जैसे मानिए जब कोई बहुत ज्यादा स्मोकिंग करेगा, ड्रिंकिंग करेगा, या फिर यूवी रेज इसका एक रीजन है ना, तो उससे क्या होता है, जो DNA होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, जिसको जो जीन होता है, तो ये ना डैमेज हो जाता है, ठीक है, डैमेज हो जाता है। तो उससे क्या होता है, डैमेज होने के बाद जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो अपना कंट्रोल सिस्टम फेल कर देता है, जो उनका, जैसे मान लीजिए आपके तो ब्रेन में कंट्रोल है, कुछ भी चीज कंट्रोल हो रही है, तो सेल का अपना कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है, जब DNA जो है डैमेज हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है,
इनको एक सिग्नल मिलता है, ये क्या करने लग जाता है, फिर डिवाइड करो, अपने आप को डिवाइड करो। तो ये अनकंट्रोल्ड वे में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड वे में जो कंट्रोल नहीं हो सकती उसमें ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो इतने ज्यादा डिवाइड होते हैं, इतने मल्टीपल डिवाइड होते हैं कि वो ट्यूमर की फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, ट्यूमर की फॉर्म ले लेते हैं, है ना। तो इसे ही कहते हैं जब कैंसर को नॉर्मल सेल अब किस में बदल गया है, कैंसर सेल के अंदर बदल गया है, वो अपने आप को इतना डिवाइड कर रहा है कि वो ट्यूमर की फॉर्म ले ले रहा है। ठीक है, तो वो एजेंट कौन सा आता है, कार्सिनोजेन। आंसर इज कार्सिनोजेन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हमें, वो बोल रहा है 10th क्वेश्चन को अभी पॉज करते हैं, 11 देखते हैं। 11 देखिए, पेनिसिलिन जो है वो किसने डिस्कवर करी थी। ठीक है, पेनिसिलिन किसने डिस्कवर करी है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन होता क्या है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पहले तो पेनिसिलिन होता क्या है। देखिए पेनिसिलिन जो है वो पहली एंटीबायोटिक है पूरे इंडिया के अंदर। ठीक है, पहली फर्स्ट एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या होती है, मतलब कि एक बीमारी का जब हमें एक एंटीबायोटिक मिल जाती है ना, वो जैसे मान लीजिए ये क्या करती है, जो बैक्टीरिया होती है ना, बैक्टीरिया उसको मारने का काम करती है, उसको किल करने का काम करती है। जैसे आपको न्यूमोनिया हो गया है ना, सिनेप्लिसिस हो गया, तो मेनली न्यूमोनिया लेते हैं। जब न्यूमोनिया होता है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो जब आप ये एंटीबायोटिक लगा लेते हैं पेनिसिलिन, तो आपको न्यूमोनिया नहीं होता है। ठीक है, उससे आप बच जाते हैं। तो अब आप देखिए कि ये किसने डिस्कवर किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रॉबर्ट कुक जो है उसने तो सेल डिस्कवर करे, ये आपको पता होना चाहिए, है ना, उन्होंने सेल डिस्कवर करे, तो ये तो आप एलिमिनेट कर देंगे। फिर आप जाएंगे ईजे बटलर, है ना, जो ईजे बटलर है वो प्लांट पैथोलॉजिस्ट है इंडिया के, ये है प्लांट पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, किसके, इंडिया के, है ना, ये नहीं है। फिर आप देखिए नेक्स्ट आते हैं वेल्डेयर फ्लेमिंग। देखिए दोनों थोड़ा सेम लग रहा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड वेल्डेयर फ्लेमिंग। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो वेल्डेयर फ्लेमिंग है, इन्होंने जो क्रोमोसोम, आपने बहुत सुना होगा क्रोमोसोम, उसका नाम इन्होंने ही दिया था 1888 में। ठीक है, 1888 में इन्होंने ही जो है क्रोमोसोम का नाम दिया था। तो आप बोलेंगे मैम अच्छा इन्होंने का नाम दिया था, तो आप ये भी बता दो डिस्कवर किसने किया था, है ना। तो डिस्कवर किसने किया था वो भी चलिए फिर आपको बता देते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे और क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। तो विल्हेल्म, ठीक है, इसको जो है डिस्कवर किया था यहां लिख देती हूँ मैं, विल्हेल्म हॉफ मिस्टर। ठीक है, हॉफ मिस्टर, इन्होंने 1848 इसमें जो क्रोमोसोम है उसको डिस्कवर किया था, और उसका नाम जो है इन्होंने दिया था, जो वेल्डेयर फ्लेमिंग है। तो इसका आंसर फिर कौन बच जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर किया था। कब किया था, 1928 में इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने 12वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ बताइए, ब्रिक्स का इनमें से मेंबर कौन कौन है। तो चलिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ब्रिक्स के जो है आपको मेंबर्स बताने हैं। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स जो है कब फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आपको थोड़ा आंसर बता देती हूँ। पहले हम थोड़ा ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो आपको पता ही है कि ब्रिक्स क्या फॉर्म करता है, ब्रिक्स। ठीक है, तो बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, बी से ब्राजील और आर से रशिया। ठीक है, तो आप देखिए ये तो 2009 से ही पार्टिसिपेंट है। साउथ अफ्रीका जो है वो 2010 में साइन किया था, पर ऑफिशियली जो है वो 2011 से उसने ऑफिशियल मेंबर बना। ठीक है, इसमें 2011 से वो ऑफिशियल मेंबर बना। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट जो है अब ये तो था ब्रिक्स के बारे में। तो इसकी जो ये ब्रिक है, इससे पहले इसको क्या बोलते थे, फिर 2010 से पहले ब्रिक बोला जाता था, ब्रिक बोलते थे। तो इसे 2001 में जिम ओनिल ने
ये नाम रखा था जिम ओ'नील। ठीक है, जिम ओ'नील ने इस वर्ड को कॉइन किया था कब? 2001 में, 2001 में। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब इसके 2024 में इनवाइटीज लिए गए। 2023 में मैं आपको बता देती हूँ, इंडोनेशिया को बोला जा रहा था, इंडोनेशिया को बोल रहे थे कि हाँ ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, इसको हम रख सकते हैं, लेकिन कंसिडर किया था, लेकिन बाद में जो है डिक्लाइन कर दिया गया था। फिर 2024 में 6 पार्टिसिपेंट्स को जो है, 6 कंट्रीज को इसमें इनवाइट किया गया, फिर उन्होंने ज्वाइन भी किया। तो वो 6 कंट्रीज कौन कौन सी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले थी ईरान, इजिप्ट, ठीक है, अर्जेंटीना, इसने डिक्लाइन कर दिया था पर, ठीक है, ईरान रही थी, इजिप्ट रहा था। ठीक है, चौथी थी इथियोपिया, 5वीं सऊदी अरेबिया, फिर थी यूएई, ठीक है, यूनाइटेड, 6th थी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, है ना। तो ये थी ब्रिक्स की 2024 में जिन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया। इथियोपिया ने भी कर लिया है, सऊदी अरेबिया ने भी, यूएई ने भी, अर्जेंटीना ने डिक्लाइन कर दिया। ठीक है, वो नहीं है। तो अब चलिए अब आंसर की तरफ जाते हैं, हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। तो अब आप इसका आंसर मेरे को दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इंडिया, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया। तो आंसर इज सी, 1 3 4 5, 1 3 4 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जनवरी 2025 में यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर जो है फॉर ह्यूमन राइट्स के, उन्होंने कितनी फंडिंग जो है अपील करी है ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड से। ठीक है, तो आपको पहले तो क्वेश्चन ही समझ में आना चाहिए कि बोल क्या रहा है वो। तो आपको मैं बता देती हूँ, वोल्कर टर्क, वोल्कर तुर्क, तुर्क, ठीक है, वोल्कर तुर्क, ये कौन है? ये है वो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो इन्होंने डिमांड करी थी कि कितने, इन्होंने डिमांड करी थी कि किससे? यूनाइटेड नेशन के जो 193 मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उनसे डिमांड करी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए पैसे जमा करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प के लिए। उन्होंने 193 कंट्रीज से बोला, यूनाइटेड नेशन के। तो कितनी बोला उन्होंने? 500 मिलियंस। ठीक है, 500 मिलियंस की उन्होंने अपील करी है यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स कंट्रीज से, ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन के लिए। तो चलिए आज का 14th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज डिजी लॉकर? व्हाट इज डिजी लॉकर? तो बताइए डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर आपको पता होना चाहिए। तो क्या ये ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस है, ऑनलाइन शॉपिंग फैसिलिटीज है, या फिर कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ? तो इसका आंसर वैसे है क्लाउड स्टोरेज फॉर पर्सनल डॉक्यूमेंट। कैसे? देखिए डिजी लॉकर होता क्या है, अब हम ही देखते हैं। आप देखिए, ये 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 को ये लॉन्च की गई थी। डिजी लॉकर जो है लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ देखते हैं फटाफट से। तो डिजी लॉकर क्या है कि 1 जुलाई मैंने आपको बता दिया 2015 को ये लॉन्च हुई, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये जो है चलाई गई। क्यों चलाई गई? उन्होंने बोला कि डिजी लॉकर का मतलब है, ये बोला कि यहाँ पे एक डिजिटल स्पेस दिया जाए, एक डिजिटल स्पेस देते हैं जहां पर आप अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सेव कर सकते हैं, और आप शेयरिंग गवर्नमेंट, और आप मान लीजिए जैसे जो केवीज में लगते हैं, है ना, केंद्र विद्यालय में जिनकी जॉब लगती है, तो उनका प्रावधान भी कि आपने डिजी लॉकर पे अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स डाल दिए तो इसका मतलब है कि वो वेरीफाइड भी हो गए हैं। ठीक है, वेरीफाइड भी हो गए हैं। उसको आप कोई भी गवर्नमेंट बॉडी जो है, कोई भी संस्था फिर जो है ये नहीं बोल सकती कि ये डॉक्यूमेंट्स फिर फेक है। ठीक है, तो डिजी लॉकर की इतनी मान्यता है। तो क्या देता है ये? प्रोवाइड क्लाउड स्टोरेज फॉर पर्सनल डॉक्यूमेंट। चलिए 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए आप, यूनाइटेड नेशन जो है 2025 में उन्होंने इंटरनेशनल ईयर किस फील्ड में जो है उन्होंने बोला है इंटरनेशनल ईयर,
तो इसका आंसर आप देखिए, इसका आंसर है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे चीजें मतलब कि जैसे एटम हो गया, पार्टिकल्स हो गया, तो उनको हम कहते हैं क्वांटम, ठीक है, उसमें स्टडी करना। तो ये हमारे फ्यूचर के लिए कैसे हेल्प करेगा, फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगा, हम क्वांटम कंप्यूटर बना के, बड़े बड़े कंप्यूटर ना बनके छोटा सा कंप्यूटर बन रहा है लेकिन काम बहुत ज्यादा कर रहा है ना, ऐसे ही स्पेस में, डिफेंस में काम हो सकता है ना। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस पे क्या काम कर रहा है, इंडिया ने अपना प्रोग्राम भी लॉन्च किया था 2023 में, ठीक है, 2023 में, उसका नाम था नेशनल क्वांटम मिशन। 2023 में भी लॉन्च किया था नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है, नेशनल क्वांटम मिशन। चलिए फिर अब आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। चलिए आप बताइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी जो है, आंसर हो गया ना, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो क्या क्रिएट कर रही है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्रिएट कर रही है, किसके बेसिस पे, पेशेंट के जीन्स के बेसिस पे। तो पर्सनलाइज का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए किसी एक इंसान को जो भी बीमारी है उसके बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट हो, उसको उसके बेसिस पे उसे मेडिसिन मिली, है ना। जैसे मान लीजिए कैंसर पेशेंट है अगर, तो उस कैंसर पेशेंट का इलाज ही हो, उसके जो उसकी बीमारी जहां पर है उसको वही ट्रीटमेंट मिले, उसके जीन म्यूटेशन के बेसिस पे, ठीक है, उसके जेनेटिक्स मतलब जीन्स के बेसिस पे उसको वही मेडिसिन मिले। तो कौन सी हो सकती है, चलिए आप बताइए। अब देखिए आप, रोबोटिक्स तो नहीं होगी, ये तो मेरे को भी समझ आ रहा है कि रोबोटिक्स का मतलब क्या, रोबोट एक तरह से सर्जरी चलिए कर सकते हैं, सर्जरी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मेडिसिन जो है क्रिएट नहीं कर सकते। सेकंड अगर आता है बायो प्रिंटिंग, तो बायो प्रिंटिंग आपको पता ही है वो क्या होता है, जो 3D प्रिंटिंग करते हैं ना ऑर्गन की, जो ऑर्गन्स होता है, कोई भी ऑर्गन है, लंग्स हो गया है ना, लंग हो गया, तो उसका क्या एक तरह से 3D प्रिंटिंग कर देंगे, 3D तरीके से उसे बना सकते हैं। तो ये भी नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी मतलब छोटी से छोटी, नैनो मतलब छोटा होता है, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से ट्रीटमेंट करना, ठीक है, छोटी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं ना, उनसे ट्रीटमेंट होता है। तो ये भी जो है इस तरह की मेडिसिन नहीं बनाएगा जो पर्सनलाइज्ड है। तो आंसर है इसका क्रिस्पर, ठीक है, आंसर है इसका क्रिस्पर। क्रिस्पर की मैं फुल फॉर्म बताती हूँ आपको, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस, ठीक है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, कल्चर्ड रेगुलेटरी, cultured regularly interspace short palindromic repeat, palindromic repeat, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है क्रिस्पर की, ठीक है, ये काम करता है जीन एडिटिंग का, ठीक है, ये काम करता है जीन एडिटिंग का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वें क्वेश्चन पे आ गए हैं हम अपने। 17 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आप बताइए कि जो IIT रुड़की है उसने उत्तराखंड का पहला नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी जो है सेटअप किया है, रखा है, ठीक है, तो वो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, किसके बारे में बोल रहा है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है, पहली जो नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी सेमीकंडक्टर रिसर्च जो सेटअप की गई है IIT रुड़की में, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, इनकरेक्ट। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, इस जो इन्होंने ये नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी रखी है सेमीकंडक्टर, तो इसका सीधा सीधा आंसर पे पहुंचते हैं। इसमें आपको पता है कि सेमीकंडक्टर के लिए है, तो ये क्या करेगी, गवर्नमेंट के सेमीकंडक्टर मिशन के लिए होगी, कॉम्प्लीमेंट करेगी, यस सही आंसर है, ये कॉम्प्लीमेंट करेगी गवर्नमेंट की नैनो मिशन को, ये भी सही है। तीसरा है सपोर्ट करेगी रिसर्च जो है क्वांटम मिशन में, हाँ, लेकिन ये जो है बी वाला जो ऑप्शन है ये इसका इनकरेक्ट है, ये गवर्नमेंट के समुद्रयान मिशन पे कोई काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन सिर्फ समझने वाला था, इसका कोई एनालिसिस नहीं था। 18 पे आते हैं हम, चलिए, तो 18 क्वेश्चन बोल रहे हैं सूर्यदेव भूमि चैलेंज जो किसने ऑर्गेनाइज किया था, इंडियन आर्मी और उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट पूछा है इसमें भी, ठीक है। तो मैं आपको ये पहले बता देती हूँ, जो सूर्यदेव भूमि चैलेंज है ये इंडियन आर्मी और उत्तराखंड गवर्नमेंट में साथ में लॉन्च किया, ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो क्यों किया है उन्होंने,
मेनली गढ़वाल रीजन में इन्होंने स्टार्ट किया, और हाई टेरेन मतलब जो हाई अल्टीट्यूड वाला एरिया है वहां पे उन्होंने शुरू किया ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, साथ में जो सिविल मिलिट्री का कॉपरेशन है वो साथ में लेके आ जा सके। तो इसमें तो सीधा फैक्चुअल वाला पार्ट है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर डी है। पहला तो है कि ये सही है, 150 मेंबर होंगे, ठीक है, एक 210 जो है साइकिलिंग की जाएगी हाई ऑल्टीट्यूड पे, और 37 किलोमीटर का ट्रेन रन होगा, ठीक है, ये सही है, पर ये वाला आंसर गलत है, तो इसका आंसर है डी। चलिए 19 क्वेश्चन पे आते हैं अपने। 19 क्वेश्चन है कि पोप फ्रांसिस की, अरे अरे अरे, जो पोप फ्रांसिस हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की गई 2025 में, तो उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो उसका आंसर है द जर्नी। द जर्नी। देखिए जो पोप फ्रांसिस हैं ये रोमन कैथोलिक चर्च के हेड थे, ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च के ये क्या थे, हेड थे, ठीक है, हेड थे, ठीक है, तो वेटिकन सिटी में। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो थी द जर्नी, क्या थी, द जर्नी। चलिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पे आते हैं। 20 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आप देखिए, इंटरनेशनल समिट हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बैंकॉक में अटेंड करी है, तो वो कौन सी इंटरनेशनल समिट थी जो बैंकॉक में हुई है और मोदी जी ने उसको करी है, तो वो कौन सी है। मैं सीधा आंसर पे आती हूँ, आंसर है इसका बिम्स्टेक, ठीक है, आंसर है इसका बिम्स्टेक। अब जल्दी से बिम्स्टेक के बारे में हम जान लेते हैं। चलिए बिम्स्टेक के बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। तो बिम्स्टेक की यहाँ फुल फॉर्म लिखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब देखिए इसके अंदर ये 1997 में बनी थी, मैंने अपनी करंट अफेयर की सीरीज चलाई थी, उसमें ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था कि 1997 में बिम्स्टेक बनी थी, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें 7 मेंबर्स हैं, 7 इसके मेंबर्स हैं, कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए तो इसके मेंबर्स आप देखिए, सबसे पहले हम लिखिए बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है, 5वां आप लिखिए थाईलैंड, 6 नेपाल एंड 7th आपका आएगा भूटान, ठीक है। तो दीज आर द 7 मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, ठीक है, 7 मेंबर हैं ये बिम्स्टेक के, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, आप इसको ऐसे मैप बनाइए, मैप के अंदर, ठीक है, इंडियन ओशन का ऐसे बनाइए, इंडिया लिखिए, बांग्लादेश ऐसे, नेपाल भूटान इधर बनाइए, श्रीलंका बनाइए, म्यांमार बनाइए, ऐसे करके आप जो है अपना मैप करके इसे याद भी कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिम्स्टेक इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। अभी तक अगर आप जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो आपका डेडिकेशन दिखाता है कि आपको कितना, आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं किसी भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, है ना। तो आप वेरी नाइस, सबसे पहले अपने आपको अप्रिशिएट करिए। चलिए देखते हैं हम, 21वां क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल साइट है कहाँ की, जमाइका, ठीक है। तो जो हिस्टोरिकल साइट है इसमें बताना है आपको, ये जो जमैका है इसकी कोस्टल जो एक कोस्टल इरोजन जो स्टोन सर्जेस है वो फेस कर रही है, वो हिस्टोरिकल साइट है ना। तो इरोजन हो गया, स्टॉर्म्स हो गए, मतलब कोस्टल इरोजन जो हो रहा है, ये इंडिया बना दिया मैंने जमैका में, तो वहां पे जो जमैका है वहां पे ये जो कोस्टल वाली साइड है वहां पे इरोजन हो रहा है, स्टॉर्म सर्जेस हो रही है, और वो यूनेस्को की साइट है। तो यूनेस्को ने क्या लॉन्च किया है वहां, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, यूनेस्को की साइट में यूनेस्को ने लॉन्च किया है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2025 उसको बचाने के लिए। तो वो कौन सा एरिया है, हिस्टोरिकल साइट वो कौन सी है, तो कौन सी है वो, पोर्ट रॉयल नेवाल हॉस्पिटल, ठीक है, पोर्ट रॉयल नेवाल हॉस्पिटल जो है हिस्टोरिकल साइट है, जिसे अब यूनेस्को कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वहां चला रहा है इसे बचाने के लिए, ठीक है।
चलिए ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं। अब आप देखिए, एक सिंगापुर बेस्ड स्टूडेंट है, सिंगापुर में रहता है वो स्टूडेंट, तो उसको क्या मिला है? उसने एक ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज अवार्ड जीता है 2025 में। किसमें? मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग में। तो वो उसका आपको नाम बताना है ना? तो उसका हमें नाम बताना है। तो आंसर है इसका अमंडा चैन। अमंडा चैन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये होता क्या है, उसने ये किया, जो इसने ये मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग क्या होती है? अब आप देखिए, हाई स्कूल का बच्चा है, इतना छोटा है, इसने जो है इस पे काम किया, मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग, मतलब जो मैकेनिकल फोर्सेज होती हैं, जैसे स्ट्रेचिंग सेल्स है ना, स्ट्रेचिंग सेल्स, स्ट्रेच करना, सेल्स को स्ट्रेच करना, उसको किससे लिंक करा है उसने? मैकेनिकल फोर्स को किससे लिंक करा है? जो जेनेटिक चीजें हैं, जेनेटिक रिस्पॉन्स के साथ उसने देखा कि कैसे सेल जो है, कोई भी सेल है, वो प्रोग्राम के साथ, मतलब ये मैकेनिकल सिग्नल के साथ वो कैसे ट्रिगर कर रहा है उसका जीन्स। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया कि वो ये देखिए, आप जो मैकेनिकल फोर्सेस है उसको उन्होंने जीन के साथ ऐड करके, तो इसलिए उसका नाम ना मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग हो गया। तो उनका यूज करके उसने उस पर काम करके उसने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, उसने तभी अवार्ड जीता है। चलिए फिर आगे चलते हैं अपने 23वें क्वेश्चन पे। आप बताइए कि आपको पता है उत्तराखंड ने 38 नेशनल गेम्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। तो अब इंडिया जो है वो बोल रहा है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं ओलंपिक होस्ट करने के लिए। तो कौन से ईयर का जो है ओलंपिक होस्ट करने की बात कर रही है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडिया है, उसने क्या बोला है? इंडिया ने बोला है कि हम जो है, उन्होंने बिड करा है 2036 के ओलंपिक को बिडिंग करने के लिए कि हम उसे होस्ट करेंगे। अभी होस्ट हो नहीं रहा है, उन्होंने बिडिंग करा है। चलिए ये क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए हैं। हम अब यहाँ 115 से हम देखेंगे, 3 भी हो गया है। ठीक है, वो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम अब अपना जो क्वेश्चन नंबर सीरीज है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। आपको बताना है एंशिएंट सिटी पॉलीब्रोथा, जिसका नाम है वो ग्रीन टेक्स्ट में अवेलेबल है, वो कौन सी सिटी है? एंशिएंट सिटी कौन सी है? तो देखिए, मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ। जो पुरुषपुर है, ये प्रेजेंट डे पेशावर है। ठीक है, जो प्रेजेंट डे पेशावर है वो ही ये पुरुषपुर है। ठीक है, पटन जो है ये कोई हिस्टोरिकल, पटन जो है ये हिस्टोरिकल सिटी है, कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, और जो अहिछत्रपुर जो है ये एक एंशिएंट सिटी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो बाकी जो ये पाटलिपुत्र है ये हमारी एंशिएंट सिटी है पॉलीब्रोथा। ठीक है, पॉलीब्रोथा। तो ये किस ग्रीक टेक्स्ट में मिलती है? जो मेगिस्थिनी का, इंडिका वाला जो टेक्स्ट है, ठीक है, मेगिस्थिनी का, ठीक है, मेगिस्थिनी का कौन सा? इंडिका का जो टेक्स्ट है उसमें उन्होंने जो पॉलीब्रोथा है, जिसे पलीब्रोथा भी बोलते हैं, वो पाटलिपुत्र को ही उसने बोला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 पे हम जाते हैं। Which of the following is statement with reference to the inscription of अशोका? हमें करेक्ट बताना है। तो ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, मतलब अशोका ने ना प्राकृत लैंग्वेज बहुत यूज करी है। ब्राह्मी मतलब प्राकृत तो वो जो पाली लैंग्वेज है वो लोकल यूज करता था, प्राकृत वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से वो ज्यादा करता था, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट उसने सबसे ज्यादा यूज करी है ना? तो ये तो सही है। सेकंड है कि जो इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है मनसेरा से, ठीक है, शाहबाजगरी से, तो वो मेरा प्राकृत लैंग्वेज में है और साथ में खरोष्टी स्क्रिप्ट में भी है। ठीक है, तो यस, दोनों ही ठीक है, उसने खरोष्टी स्क्रिप्ट भी यूज करी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर।
ठीक है। और जो खरोष्टी है वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में यूज़ करी गई है, जो आज का पाकिस्तान आप बोल सकते हैं, अफगानिस्तान वाला एरिया, वहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है खरोष्टी स्क्रिप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग करना है हमें। एक तरफ पे बायोग्राफी दी गई है और दूसरी तरफ पे हमें ऑथर्स दिए हैं, ठीक है। तो जो रामचरित्र है, ठीक है, उसके ऑथर कौन है? चलिए बिल्हना, ठीक है, रामचरित्र के जो ऑथर हैं वो हैं बिल्हना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, तो कहाँ पे है? हम्म। बिल्हना नहीं होगा, इसका होगा संध्या, संध्या कर्णनंदी, ठीक है। तो रामचरित्र के कौन है? संध्या कर्णनंदी। फिर जो नवश संग चरित्र है, चरित्र है, ठीक है, ये किसकी है? ये है पद्मा गुप्ता की, ठीक है, ये है पद्मा गुप्ता की। तो कहीं पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 1 है। चलिए सी देखते हैं। कुमार पल चरित्र, ठीक है, कुमार पल चरित्र जो है ये किसकी है? हेमचंद्र की, ठीक है, ये है हेमचंद्र की। तो सी का 2 कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। डी का 4 है, जो विक्रम देव चरित्र है वो किसने बनाई है? वो बिल्हना ने बनाई है, ठीक है, किसकी है? बिल्हना की। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा टेक्स्ट जो है वो अमीर खुसरो ने लिखा है? ठीक है, जो अमीर खुसरो है, खसुराव है, अमीर खसुराव, ठीक है, तो किस कौन सा रिलीजियस टेक्स्ट जो है उन्होंने लिखा है? तो ऑप्शंस देखिए जरा पहले आप, ठीक है। तो जो कजिन उल फतू है, ठीक है, नूह से फिर मतलब ऑप्शन तो ऐसे अच्छे से दे रखे हैं, जिसने उनको ठीक से पढ़ा होगा तो आपको समझ आएगा कि इसके सारे ही आंसर करेक्ट है, ठीक है, ऑल आंसर आर करेक्ट, ठीक है। अमर खुसरो सबसे पहले वाले में उन्होंने जो अलाउद्दीन है उनकी क्रॉनिकल्स बताई है, ठीक है, क्रॉनिकल्स ऑफ अलाउद्दीन बताया है, ठीक है। अमीर खुसरो को बताया है अलाउद्दीन के महल में थे, ठीक है, उनके दरबार में रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नू से, फिर ये पोएटिक वर्क इसमें बताया है, ठीक है, पोएटिक वर्क है ये, ठीक है, ये पोएटिक वर्क है नू से। फिर मिफ्ता उल फतू, ठीक है, ये जो है ये पोएम है मिलिट्री कैंपेन्स के ऊपर, ठीक है, पोएम्स हैं ये ऑन मिलिट्री कैंपेन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किरान उस सदेन, ठीक है, किरान उस सदेन, ये जो है कहीं ना कहीं जो किरान उस सदेन है ये इस ये बताया है कि जो सेलिब्रेट होती थी मीटिंग्स, ठीक है, जो जब दो ग्रेट रूलर्स आपस में मिलते थे तो वो सेलिब्रेट करते थे उस मीटिंग को, तो उसके कहते थे किरान उस दिन, ये अमीर खुसरो ने इसमें बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। हु फाउंडेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान ए आमिर ए कोही टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर? तो ये इससे इतना तो पता चला है कि ये वाला जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, ठीक है, दीवान ए अमीर ए कोही। तो किसने ये दिया है? ये दिया है, बताइए, सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन वाइज देखते हैं। चलिए पहले तो मैं अगर बात करूँ अलाउद्दीन खिलजी की, तो इनका जो मेन रोल रहा है वो मार्केट कंट्रोल के ऊपर रहा है, ठीक है, मार्केट कंट्रोल के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का रहा है। फिर अगर मैं फिरोज शाह तुगलक की बात करूं तो इनका जो मेन एम रहा है वो रहा है पब्लिक वर्क को लेकर, पब्लिक वर्क पे इनका ज्यादा फोकस था। और जो मोहम्मद तुगलक है इनका जो इनका फोकस एग्रीकल्चर पे रहा। और जो कुतुबुद्दीन बख्तियार खकी है, सॉरी, शेर शाह सूरी जो है, ठीक है, शेर शाह सूरी जो थे इनका लैंड रिफॉर्म में इनका ज्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म में, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म में इनका ज्यादा इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिराग ए दिल्ली किसे कहा गया है? चिराग ए दिल्ली किसे कहा है, ठीक है,
तो इसका फिर से हम ऑप्शन वाइज एनालाइज करते हैं। ठीक है, जो शेख शेख निजामुद्दीन है, इन्हें महबूब ए इलाही कहा है। ठीक है, इन्हें चिराग ए दिल्ली नहीं कहा, सबसे पहले तो इन्हें कहा है महबूब ए इलाही। मतलब कि ये होते क्या थे, चिराग ए दिल्ली क्या होते थे, जो सूफी सेंट थे, ठीक है, उनका एक चिश्ती ऑर्डर होता था। ठीक है, ठीक है, सूफी सेंट थे, उनका चिश्ती ऑर्डर था। तो ये किसके सक्सेसर थे, ठीक है, इनके सक्सेसर कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया इनके, ठीक है, ये उनको सक्सीड करके ये आए थे, कौन, नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, तो इनको बोला जाता था चिराग ए दिल्ली। ठीक है, तो और जो बाकी के ऑप्शन हैं, जैसे कि ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार खकी हैं, ये डिसिपल थे। ठीक है, चेले थे किसके, मोइनुद्दीन चिश्ती के। ठीक है, ये जो चिश्ती ऑर्डर में मोइनुद्दीन चिश्ती थे, उनके ये, ठीक है, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती के ये क्या थे, डिसिपल थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो है ये फरीदुद्दीन मसूद, ये सिर्फ चिश्ती सेंट थे ये। ठीक है, इनका कोई, इन्हें चिरागे दिल्ली नहीं कहा जाता था। ठीक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन नहीं बोलेंगे हम, मेडिवल इंडिया से पूछा गया है। चलिए इसके बाद तो अब तो इजी क्वेश्चन है 124। क्या बताना है हमें 124 में, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर हमें इसका लगाना है। चलिए सबसे पहले ऑप्शन देते हैं, बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी, 1526। ठीक है, किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी। ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत था, तो उसमें जब बाबर आए थे, उन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था 1526 में। तो वहां से हमारा मुगल अंपायर क्या हो गया था, स्टैब्लिश्ड हो गया था, है ना। तो चलिए बैटल ऑफ पानीपत, अरे 1526, ठीक है 1526। तो इसमें भी जो बाबर है और इब्राहिम लोधी में बाबर जीत गए थे, और उन्होंने जो मुगल अंपायर है वो स्टार्ट कर दिया था। फिर नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ कनवा। ठीक है, बैटल ऑफ कनवा जो है वो 1527 के आसपास में लड़ी गई थी, बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, 1527, ये भी बाबर, मतलब ये सारी बैटल जो है ये आपको बाबर के बीच में ही मिलेंगी, बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है, राणा सांगा तो ये कहाँ, मेवाड़ के थे ये। तो बैटल ऑफ कनवा जो है ये लड़ी गई थी। तो इससे क्या हुआ था, इन्होंने जो मुगल की जो पोजीशन थी उसको सिक्योर किया था, और इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था गाजी। ठीक है, गाजी, ठीक है, इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था इस विक्ट्री को, इस बैटल को जीतने के बाद। फिर नेक्स्ट आती है बैटल ऑफ चंदेरी, ये आया था 1528 में। ठीक है, 1528 में ये भी बाबर और किसके बीच में होती है, मेदिनी राय के बीच में होती है, जो रूलर ऑफ मालवा थे। ठीक है, मेदिनी राय के बीच में होती है, ये कौन थे, मालवा के रूलर थे। ठीक है, तो यहाँ से जो राजपूत थे वो जो मालवा थे वो राजपूत थे, तो उनकी जो पोजीशन थी वो डिक्लाइन हो गई थी। और इसी जो बैटल ऑफ चंदेरी है, इसके टाइम पे ही हमें जौहर, जो आप पद्मावती में आपने देखा होगा जौहर, जब दीपिका पादुकोण ने किया था, तो वो इसमें देखने के लिए मिला था। ठीक है, राजपूत वुमेन्स ने जौहर यहाँ पे किया था। फिर बैटल ऑफ घाघर, ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है, बैटल ऑफ घाघरा जो है ये 1529 में हुई थी। तो ये किसके बीच में हुई थी, जो ये भी बाबर के बीच में हुई थी, लेकिन उसके साथ में थे अफगान के, अफगान फोर्स थी, किसके अंडर में, सुल्तान महमूद लोधी। ठीक है, उनके अंडर में, और साथ ये कौन थे, जो इब्राहिम लोधी के भाई हैं वो थे ये महमूद लोधी। ठीक है, इनके साथ में थे नुसरत शाह, ठीक है, किसके, बंगाल के। तो उनके बीच में हुई थी, लेकिन इसमें भी बाबर जीत जाता है ना। तो इसका अगर मैं ऑप्शन लगाऊं तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 125 पे हम चलते हैं। 125 क्या बोल रहा है,
हु वर द फेमस पेंटर ऑट जहांगीर कोर्ट, ठीक है, जहांगीर कोर्ट का फेमस पेंटर्स कौन कौन थे, ठीक है, तो फेमस कौन कौन थे, बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, बसवान नहीं थे, ठीक है, मनोहर, विष्णुदास और मंसूर, ठीक है, ये जो है फेमस पेंटर थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 126 पे आते हैं, ठीक है, तो 126 क्या बोल रहा है, ये ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है। तो चलिए ट्रेड यूनियन, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, ट्रेड यूनियन फाउंड हुई थी 1920 में, यस, ठीक है, इसके जो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे वो लाला लाजपत राय थे, यस, ठीक है, दोनों सही हैं। फिर जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन है उसको फॉर्म किया था एस ए डेंगे ने, ठीक है, ठीक है, ऐसे दंगे ने 1929 में, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनी ही नहीं थी, ठीक है, ऑप्शन इन्होंने बहुत ही ऐसा दिया कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। हुआ क्या था कि जब 1920 में ही ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस बनी, तो उसके कुछ टाइम बाद क्या 1929 के आसपास में क्या हुआ था, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस होने लगे थे। आइडियोलॉजिकल क्लैशेस क्या होते हैं, जिसमें हमारी जो हमारी आइडियोलॉजी है, ठीक है, हमारे जो वैल्यूज है वो मैच नहीं करते, तो वो दो लोगों के बीच में स्प्लिट हो गई थी, ठीक है, एक थे मॉडरेट्स और दूसरे थे कम्युनिस्ट, ठीक है, एक थे मॉडरेट्स, दूसरे थे इनके बीच में, मॉडरेट्स यहाँ नहीं करते, चलिए इसको अच्छे से जब कर ही रहे हैं तो यहाँ करते हैं, ठीक है, तो 1929 में आपको पता है क्या हुआ था, जो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन थी, कांग्रेस थी, ये स्प्लिट हो गई थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल क्लैशेस बिटवीन, तो कितने पार्ट्स में थी, एक तो मॉडरेट्स के बीच में और दूसरी थी कम्युनिस्ट के बीच में, दूसरी थी कम्युनिस्ट के बीच में। तो जो मॉडरेट्स थे इनको कौन लीड कर रहा था, इनको लीड कर रहे थे एनएम जोशी, ठीक है, एनएम जोशी, और जो कम्युनिस्ट थे इनको मेनली ऐसे दंगे जो थे, डेंगी, ठीक है, ये देख रहे थे। लेकिन जो कम्युनिस्ट थी इन्होंने 1931 में फॉर्म्ड करा था किसे, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस को, ठीक है, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस को इन्होंने फॉर्म भी किया था, तो ऐसी कोई, ये इन्होंने मेनली फॉर्म भी किया था, ठीक है, तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलती है जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, तो ये इसका आंसर नहीं है, तो इसका आंसर सिर्फ होगा ओनली 1 2, ठीक है, 1 2 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127 क्या बोल रहा है, which of the following Vedas was divided into 2 branches, कौन से वेदा को हम 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, कृष्ण और शुक्ल में, ठीक है, कृष्ण और शुक्ल में, तो इसका आंसर है यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद। तो जो कृष्णा है, ठीक है, कृष्णा को ब्लैक यजुर्वेद बोलते हैं, ठीक है, इसे ब्लैक यजुर्वेद बोलते हैं, और शुक्ल है इसे व्हाइट यजुर्वेद बोलते हैं, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज हम 130 तक करेंगे। चलिए तो 128 क्वेश्चन नंबर देखिए, कौन सी कमीशन जो है वो रिलेटेड है फैमीन से, ठीक है, इन ब्रिटिश इंडिया, तो जो फैमीन आ गई थी, भुखमरी इसे बोलते हैं फैमीन, ठीक है, तो ये कौन सी कमिटी उससे रिलेटेड है, तो सबसे पहली कमिटी मैं आपको बताती हूँ, इसमें जो कैम्पबेल कमीशन दिख रही है ये आई थी हमारी जब उड़ीसा में फेमाइन आ गई थी 1866 के आसपास में, तब इस कमेटी को फॉर्म किया था। फिर सेकंड जो है लायल कमीशन जो है ये अपॉइंट हुई थी जब बहुत बड़ी फेमाइन आई थी, ठीक है, वो एकदम ग्रेटर फेमाइन इसे बोलेंगे 1876 और 78 के आसपास में, तो इस कमीशन को फॉर्म किया था। फिर थर्ड आती है स्ट्रैची कमीशन, ठीक है, स्ट्रैची कमीशन जो है वो 1880 में बनी थी ताकि क्या रिव्यू कर सके, जो फेमाइन पॉलिसी थी उसको रिव्यू किया जा सके, ठीक है। कैम्पबेल 1866 में आई थी, ठीक है, बनी थी। लैल कमीशन जो है लैल ये 1876
78 के आसपास में इसको अपॉइंट किया था। स्ट्रेटजी कमीशन जो है ये 80 में फॉर्म हुई थी ताकि जो फेमाइन पॉलिसी है उसको रिव्यू किया जा सके। और बाकी हंटर कमीशन आपको पता ही है, ये तो एजुकेशन से रिलेटेड है, फेमाइन से रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। तो 4 तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर देते, है ना। तो आप करेक्ट आंसर पे आराम से पहुंच सकते थे, ऑप्शन ए। हंटर कमीशन सबको पता है ना, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट करके आप ए पे पहुंच सकते थे, ठीक है। तो हंटर कमीशन 1882 में बनी थी, वैसे मैं आपको बता देती हूँ 1882 में। अगर मान लीजिए अगली बार कुछ नए क्रोनोलॉजिकल लगाने के लिए तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। Who was appointed the chairman of National Planning Committee by Indian National Congress in 1938? बहुत इजी क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये तो सबको पता है, पता होना चाहिए, बहुत इजी है। कौन से सेशन में? इंडियन नेशनल कांग्रेस के हरिपुर सेशन में, ठीक है। हरिपुर सेशन में इन्हें ये जो है चेयरमैन अपॉइंट हुए थे, और इनके ही जो पॉइंट्स थे, जो इन्होंने ड्राफ्ट बनाया था, जो इन्होंने पॉइंट्स लिखे थे, तो इन कमीशन का जो काम था, ठीक है, उस काम को बाद में जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो वो काम किस में यूज हुआ? हमारे 5 ईयर प्लान बनाने में यूज हुआ, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये कमेटी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बताना है कि जो मुस्लिम लीग है उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे कौन से दिन मनाया, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे कब ऑब्जर्व करा, तो कौन से दिन करा उन्होंने? 16 अगस्त 1946, ठीक है। तो मुस्लिम लीग जो थे कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, जो जिन्ना थे मुस्लिम लीग के, ठीक है, उन्होंने ये जो है, ठीक है, उन्होंने जो है ये डायरेक्ट एक्शन डे जो है ऑब्जर्व करा था। उन्होंने क्या बोला था? हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान की उन्होंने डिमांड करी थी, और साथ में उन्होंने जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है, कि हम उसे नहीं मानते, ठीक है। बाकी और जो डेट्स है 16 अक्टूबर 1946 तो नहीं, 1905 जिसमें बंगाल पार्टीशन हुआ था। बाकी की डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट मुझे दिख नहीं रही है हिस्टोरिक हिस्ट्री पर्पज से। तो आज की क्लास में हम इतने ही रखते हैं, फिर बाकी के जो 20 क्वेश्चन हमारे बच गए हैं, 20 क्वेश्चन बच गए हैं, वो अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। तो इस सीरीज से आप जुड़े रहिए, फिर जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे हमारे जो पार्ट वाइज है, फिर इसको मैं एक सिंगल लेक्चर में डलवा दूंगी, है ना, तब आप एक साथ इसे देख सकते हैं। तो अभी आप फिलहाल पार्ट वाइज इसे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।